बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 6 पढ़ते हैं। इलास्टिसिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आता है। इसमें फार्मूलाज हैं, इसमें से आप लोगों की कैलकुलेशंस आती हैं। मैं आप लोगों को कैलकुलेशंस वगैरह भी सिखाऊंगी। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी का ये मतलब होता है कि एक चीज़ को चेंज करने से दूसरी चीज़ में कितना चेंज आया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें ना कि प्राइस को जब आप बढ़ाते हैं ना तो डिमांड कर जो है ना, डिमांड क्या होती है आप लोगों की, कम हो जाती है। तो जब आप लोग ये देखते हैं ना कि इतने परसेंट अगर मैं प्राइस बढ़ाऊं तो कितने परसेंट डिमांड जो है वो कम होगी, या मैंने इतने परसेंट प्राइस बढ़ाई तो कितने परसेंट डिमांड कम हुई है, ये जो रिलेशन होता है इसको आप लोग इलास्टिसिटीज कहते हैं। ठीक है, जो फर्म्स होती है ना, जब उन्होंने अपनी किसी चीज़ की उन्होंने प्राइस चेंज करनी होती है ना, तो सबसे पहले वो ये देखते हैं, अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट को देखते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अगर तो वो ये देखते हैं ना कि प्राइस के बढ़ाने से डिमांड बहुत थोड़ी सी कम होगी, फिर वो प्राइस बढ़ाते हैं। ऐसी चीज़ों की प्राइस बढ़ाते हैं जिनकी प्राइस बढ़ाने से डिमांड बिल्कुल थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तभी तो उनको फायदा होता है। अगर वो प्राइस बढ़ाएं किसी ऐसी चीज के ऊपर जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम होती है, तो इससे तो उनको फिर लॉस होता है, उनकी तो चीज बिकती नहीं है। तो मोस्टली बहुत सारी फर्म्स होती हैं, क्या करती हैं कि ये उन प्राइसेस के ऊपर जो है वो उन चीज़ों के ऊपर ये प्राइस सेट करती हैं कि पहले वो देखती हैं कि उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी कितनी है, लोग कितने यूं समझ लें कि लोगों की ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हर वक्त यानी कि जितनी भी महंगी हो जाए उन्होंने खरीदना ही खरीदना है। जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने होते हैं ना अपने रेवेन्यूज इकट्ठे करने के लिए, तो टैक्स अब दो तरह से गवर्नमेंट लगाती है, यानी कि वो लोगों के ऊपर भी लगाती है, यानी कि ऐसी चीज़ों के ऊपर भी वो लगा देती है कि वो फिर बाद में जो है ना वो लोगों ने जब पे करना होता है ना, जब वो चीज़ खरीदते हैं तो वो उसमें से आधा जो है ना वो टैक्स कुछ जो है ना वो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट जो है ना वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी टैक्स लगाती है, यानी कि जो ये फार्म्स वाले होते हैं ना, जो कंपनीज होती हैं, इनके ऊपर भी टैक्स लगाती हैं। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, ये उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाती है जिसकी डिमांड इन इलास्टिक हो, यानी कि उसके प्राइस के बढ़ने से, इन इलास्टिक का क्या मतलब होगा कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना वो कम होगी। ठीक है, प्राइस के बढ़ने से। और या फिर जिसकी सप्लाई इन इलास्टिक हो, यानी कि प्राइस के ज्यादा करने से जिसकी सप्लाई जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना वो इंक्रीज, यानी कि उसको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उन्होंने टैक्स बर्डन लोगों पे, कंज्यूमर्स पे डालना है, तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करेंगे जिसकी प्राइस को बढ़ाने से डिमांड बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना वो कम होती है, यानी कि वो चीज़ें लोगों के लिए ज़रूरी होती हैं उनको जो है ना कंज्यूम करना। या फिर गवर्नमेंट अगर चाहती है कि उन्होंने प्रोड्यूसर्स के ऊपर अगर उन्होंने टैक्स लगाना है, तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करेंगे कि जो ना जिसके ऊपर वो अगर टैक्स लगा भी देंगे ना, तब भी कंपनी अगर एहतजाजन उसकी सप्लाई कम करेगी भी सही, तो बिल्कुल थोड़ी सी कम करेगी। इन इलास्टिसिटी वो होती है, यानी कि थोड़ा सा चेंज आता है डिमांड और सप्लाई में। ठीक है, वो चीज़ इन इलास्टिक होती है, आप लोगों ने याद रखनी है। इलास्टिसिटी एक ऐसा टर्म है जिसको इकोनॉमिक्स में हम लोग यूज करते हैं कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल के अंदर कितनी चेंज आई है, कितने परसेंट चेंज आई है। ये रिलेटिव कंसेप्ट होता है कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल कितना चेंज हुआ है, और हम लोग जो है ना परसेंटेज चेंज, यानी कि हम लोग परसेंटेजेस पे बात करते हैं इसमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी चार तरह की होती हैं। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस यानी कि जितने परसेंट, यानी कि परसेंटेज चेंज, यानी कि परसेंटेज की बेसिस पे आप लोग चेंज करते हैं, इतने परसेंट मैंने चेंज करना है। ठीक है, ये नहीं कहते कि मैंने इतने रुपए की आप मैंने ना इंक्रीज करनी है प्राइस, नहीं। इलास्टिसिटी में हमेशा परसेंटेज की बात हो रही होती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है कि कितने परसेंट चेंज करने से आप लोगों की क्वांटिटी जो है उसमें कितना परसेंट चेंज आ रहा है। ठीक है, समझ आ रही है ना आप लोगों को। यानी कि सिंपली टर्म्स में लोगों को बता रही है कि प्राइस की चेंज करने में, प्राइस चेंज करने से आप लोगों की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो होती है आप लोगों की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि कितनी परसेंट आप लोगों की जो क्वांटिटी है वो कम या ज्यादा हुई है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो है ना कितने परसेंट जो है आप लोगों ने प्राइस को चेंज या कम जो है ना कम या ज्यादा किया था। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा, अब एग्जांपल दी हुई भी आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर आप लोगों ने किसी चीज की प्राइस आप लोगों ने 20% बढ़ा दी है, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी जो है ना वो सिर्फ 10% जो है ना वो गिरी है, तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 20% इज इक्वल टू -0.5 इसकी निकल आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये -10 क्यों यूज किया है? ये अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है ना, ये ऊपर तो 10 दी हुई है, यहाँ पे -10 क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि प्राइस इंक्रीज हुई है और डिमांड फॉल कर गई है। तो क्योंकि डिमांड डिक्रीज हुई है तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस साइन लगाना है, क्योंकि हम लोग ये बताना चाह रहे हैं प्राइस के इंक्रीज होने से इतनी डिमांड कम हुई है, इतनी डिमांड माइनस हुई है, थोड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का -0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें प्राइस आप लोगों ने ज्यादा बढ़ाई लेकिन डिमांड जो है ना वो जो कम हुई है वो थोड़ी कम हुई है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये वाली प्रोडक्ट क्या है? इनइलास्टिक है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जो प्राइस बढ़ाने से जितनी आप लोगों ने प्राइस बढ़ाई होती है, अगर क्वांटिटी जो डिमांड होती है उस थोड़ा अगर फर्क पड़ता है तो वो चीज इनइलास्टिक होती है। आगे है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा, हमेशा जो होती है ना टैक्स वगैरह वो इन इलास्टिक चीजों के ऊपर ही लगते हैं, महंगाई भी जो होती है वो इन इलास्टिक चीजों के ऊपर लगते हैं, जिन चीजों की इन इलास्टिक डिमांड होती है। और जो है ना वो किन चीजों की डिमांड इन इलास्टिक होती है? जो हम लोग ने हर हाल में हम लोगों ने कंज्यूम करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आटा ले लें आप लोगों को, क्योंकि उनको पता होता है ना आटा तो उन्होंने खरीदना है, तो जितनी भी वो प्राइस बढ़ा दें उनकी डिमांड में, आटे की डिमांड में जो है ना वो कमी नहीं आती इतनी, ठीक है। तो वो चीज इन इलास्टिक होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि आपके जो है ना जितने परसेंट आप लोग प्राइस जो है वो चेंज करते हैं ना, उसके रिस्पांस में, उसकी वजह से जितने परसेंट सप्लाई में चेंज आ रहा होता है ना वो आप लोगों का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। ये फार्मूलाज आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको रट्टा लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने किसी चीज की, अपने प्रोडक्ट की प्राइस आप लोगों ने 5% बढ़ा दी, ठीक है, उसके बढ़ाने से आप लोगों की सप्लाई भी जो है ना वो 15% बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों की प्राइस इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी? आप लोगों ने सिंपली डिवाइड कर लेना है, 1 कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर माइनस साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी है ना वो डिक्रीज नहीं हुई, वो इंक्रीज हुई, इसलिए पॉजिटिव साइन लगाया। जहां पे क्वांटिटी फॉल कर रही होती है, जहां पे गिर रही होती है ना, वहां पे हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। आगे आप लोग देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि किसी भी इंसान की इनकम के चेंज होने की वजह से चीजों की डिमांड में जितना चेंज आता है ना वो आप लोगों की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान की जो इनकम है वो 2% बढ़ी है, ठीक है, लेकिन उसकी जो डिमांड है ना उसमें 8% जो है वो ज्यादा हुई है, 8% उसने अपनी डिमांड जो है वो बढ़ा दी है, ठीक है। तो आप लोगों की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे होगी? 8% राइज इन डिमांड जो ऊपर ही रखते हैं ना, 8% डिवाइडेड बाय 2% इक्वल टू 4। आगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये मतलब होता है आप लोग एक चीज की प्राइस में जो है ना वो चेंजिंग करते हैं तो उसकी वजह से किसी दूसरी चीज की डिमांड में जो चेंजिंग होती है, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है कि अगर आप लोग मक्खन की कीमत 2% बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो सॉरी जो मार्जरीन होती है ना उसकी कीमत आपने 8% बढ़ा दी, ठीक है। तो कुछ लोगों को मार्जरीन महंगा लगना लग जाएगा तो वो उसकी जगह पे ना बटर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो मार्जरीन क्योंकि उनको महंगा पड़ रहा है, 8% इसकी प्राइस बढ़ी है, लेकिन जो है ना बटर की जो है ना डिमांड उसमें 2% जो है ना उसकी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। तो आप लोग जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की जो है ना हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि प्रोडक्ट इन ए, यानी कि ये जो डिमांड ऑफ बटर जो बड़ी है, डिमांड हम लोग डिमांड की तो क्वांटिटी की बात हम लोग ए की पहले बटर की कर रहे हैं, तो ये 2% थी डिवाइडेड बाय प्राइस हमने किसकी चेंज की थी? मार्जरीन की, वो थी 8%। आप लोग ये देखिए कि तो ये कितना हो गया? 0.2%, 0.25%। अच्छा ये भी आप लोग देखें 0.25% भी ये क्या है? इन इलास्टिक चीज है ये। अगर यहाँ पे 1 आ जाए ना, ठीक है, वो आप लोगों की फिर चीज होती है इलास्टिक आती है वो वैल्यू। लेकिन यहाँ पे 1 से नीचे जो भी चीज है 0.25 हो गया, 0.7 बेशक आ जाए, बेशक 0.9 आ जाए, वो सारी चीज आप लोगों की इनइलास्टिक होती है। क्योंकि आप लोग देखें आप लोगों ने 8% प्राइस जो है ना मार्जरीन की आप लोगों ने राइज की थी, तो इसके जो है ना डिमांड, तो बटर की डिमांड थोड़ी सी बड़ी है ना, यहाँ पे प्राइस ज्यादा बड़ी है, वहां पे डिमांड पे थोड़ा सा फर्क पड़ा है, तो ये इनइलास्टिक चीज है। दूसरी तरफ अगर आप लोग बात करें कि अगर आप लोग ब्रेड की जो कीमत है ना वो आप लोग जो है ना बढ़ा देते हैं, ठीक है, ब्रेड की कीमत बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे? ब्रेड कम खरीदेंगे। तो जब वो ब्रेड ही कम खरीद रहे हैं तो फिर उन्होंने मक्खन खरीद के क्या करना है? तो बटर की डिमांड भी क्या हो जाएगी? फॉल कर जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने अपनी ब्रेड की कीमत 4% बढ़ाई तो बटर की जो डिमांड है वो 3% कम हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें हम लोगों ने -3% यूज किया है क्योंकि बटर की डिमांड जो है वो जो 3% है वो कम हुई है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन यूज किया है। डिवाइडेड बाय 4% आप लोगों ने इंक्रीज किया तो ये आप लोगों का 0.75% आप लोगों के पास ये आ गया है। ठीक है, अच्छा हम लोग परसेंटेज की बात क्यों कर रहे हैं, यानी कि हम लोग परसेंटेज की टर्म में हम लोग क्यों जो है सारी वैल्यूज लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग क्यों नहीं लेते। तो इसकी 3 रीजंस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की शॉर्ट में भी आती है। एक तो ये है कि परसेंटेजेस जब आप यूज करते हैं ना परसेंटेज चेंजेस में, तो इसमें एक मसला ये होता है कि कभी कभार आप लोग 2 वेरिएबल्स यूज कर रहे होते हैं ना, तो उनके यूनिट्स मुख्तलिफ होते हैं। यानी कि प्राइस के लिए अब यूनिट जो है ना वो यूज कर रहे होते हैं रुपीज का, लेकिन क्वांटिटी के लिए आप लोग बात कर रहे होते हैं, आप लोग कहते हैं इतनी यूनिट्स जो है वो क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, इतनी यूनिट्स क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। तो ये यूनिट्स का जो डिफरेंस होता है ना, इसकी वजह से जो है ना वो बचने के लिए, क्योंकि आप लोगों को फिर कन्वर्जन करनी पड़ती है कि रुपीज को जो है ना वो यूनिट्स में कन्वर्ट करें या यूनिट को आप लोग रुपीज में कन्वर्ट करें, इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, दोनों की बात आप लोग परसेंटेज में कर देते हैं, तो यूनिट्स की कन्वर्जन वाला जो झंझट होता है वो खत्म हो जाता है। दूसरी बात ये भी होती है कि इट हेल्प्स अस अवॉइड दैट ऑफ व्हाट साइज ऑफ यूनिट्स टू बी चेंज्ड, यानी कि इससे आप लोग अंदाजे से जो है ना आसानी से आप लोग अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि कितने जो है ना वो चेंज आए। फॉर एग्जांपल अगर जो है ना ₹2 से अगर कोई चीज ₹4 अगर ज्यादा हुई है, तो आप लोग फिर क्या कहेंगे, आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि 100% इंक्रीज हुआ है या ₹2 चीज पड़ी है। लेकिन अगर आप लोग लेकिन ये होता है कि जब आप परसेंटेज आप लोग यूज कर रहे होते हैं ना, तो चाहे आप लोग ये रुपीस की जबान में आप लोग बात करें या परसेंटेज की फॉर्म में आप लोग बात करें, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, तो इसलिए बेहतर नहीं आप लोग परसेंटेज की फॉर्म में बात करें। तीसरी चीज ये कि जब आप लोगों ने डिफाइन करना होता है ना कि चेंज कितना आया है, बड़ा चेंज आया या छोटा चेंज आया, तो परसेंटेजेस ही आप लोगों को बता सकती हैं कि कितना चेंज आया है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं ना कि फलां चीज ₹2 से बढ़ के ₹4 महंगी होगी, तो आप लोगों को ये नहीं पता कि चेंज जो है वो बड़ा है या छोटा है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग उसको परसेंटेज की फॉर्म में ट्रांसलेट करें ना, तो ये 100% चेंज है, तो तब आप लोगों को जो है ना होश आता है कि हाँ बहुत बड़ा चेंज है भाई। आगे आप लोग इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है, इन इलास्टिक कौन कौन सी होती है। जो स्लोप और जो इलास्टिसिटी होती है ना डिमांड की, ये आपस में ना इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी कि आप लोगों की जो स्लोप है ना, स्लोप का क्या मतलब होता है, ये देखिए स्लोप का मतलब होता है ना एक तरह की तरीके से जो ढलान होती है या चढ़ाई आप लोग यूं समझ लें। ठीक है, ये आप लोगों की है फॉर एग्जाम्पल, यही आप लोगों की स्लोप होती है ना, ये मतलब जो चीज थोड़ी नीचे की तरफ जा रही होती है यही स्लोप होती है ना। अच्छा, स्लोप का और जो है ना इसका इलास्टिसिटी का कह रहे हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है। स्लोप आप लोगों की जितनी ज्यादा स्लोप होगी ना, उतनी ज्यादा आप लोगों की इलास्टिसिटी जो है वो कम होगी। यहां पे देखें ये क्या है, स्लोप, ये ज्यादा है या कम है, ये कम है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है ना इसको प्रूफ करके भी बता देती हूँ। ये आप लोगों की स्लोप अभी क्या है, ये कम है। स्लोप का मतलब क्या होता है, जो चढ़ाई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चढ़ाई कम है ना, दूसरी स्लोप अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल की ये बात कर लेते हैं, एक स्लोप ऐसे है, यहाँ पे आप लोग देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पे चढ़ाई है। ठीक है, तो ये आप लोगों की जो स्लोप जो कम है, तो यहाँ पे आप लोगों की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की जो है ना वो पहले आप लोगों की ये ना इस प्राइस पे आप लोग जो है ना वो चीज बेच रहे थे, इस प्राइस पे। ठीक है, तो आप लोगों की चीज जो है ना वो इतनी बिक रही थी, इतनी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इतनी चीज बिक रही थी, आप लोगों ने यहाँ से क्या किया, प्राइस आप लोग सिर्फ इतनी सी आप लोगों ने बढ़ाई है। ठीक है, ये इतनी सी आप लोगों ने प्राइस बढ़ाई, लेकिन उसकी वजह से आप लोगों की जो क्वांटिटी है ना वो कितनी हुई, इतनी ज्यादा डिक्रीज हुई। आप लोग ये आप लोग डिफरेंस देख लें, यहाँ पे देखें डिस्टेंस कम है, प्राइस आप लोगों ने थोड़ी सी बढ़ाई है, लेकिन क्वांटिटी ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि क्वांटिटी आप लोगों की ज्यादा डिक्रीज हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि इलास्टिसिटी ज्यादा है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि प्राइस के चेंज करने से अगर डिमांड या सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज होता है, तो उसका मतलब होता है कि उस चीज में इलास्टिसिटी है, उस पर आप लोग प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग प्राइस इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा फिर गिर जाती है ना। लेकिन अगर आप लोग ये बात करें, यानी कि स्लोप जब हाई होती है तो इलास्टिसिटी आप लोगों की कम होती है। कैसे, आप लोग पहले इस प्राइस पे चीज बेच रहे थे, ठीक है, ये इस प्राइस पे बेची, यहाँ पे टच की, यानी कि इतनी क्वांटिटी, इतनी जो है ना आप लोगों की चीज लोग डिमांड कर रहे थे इस प्राइस पे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इतनी ज्यादा भी अगर आप लोग प्राइस बढ़ा देते हैं ना, अब ये कहाँ टच करिए, ये देखें प्राइस के दरमियान ये डिस्टेंस देखें कितनी ज्यादा आप लोगों ने प्राइस बढ़ाई है, लेकिन क्वांटिटी जो डिक्रीज हुई है ना, ये देखें सिर्फ इतनी सी डिक्रीज हुई है क्वांटिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी कम है, यहाँ पे इन इलास्टिसिटी है। ठीक है,
तो ये जैसे जैसे ये स्लोप जो है ना ये ऐसे होती जाएगी ना, मतलब बिल्कुल सीधी होती जाएगी। जो बिल्कुल सीधी लाइन जब आप लोगों की आ जाती है ना, तो वहां पे वो बिल्कुल परफेक्ट इन इलास्टिक चीज होती है। लेकिन ये लाइन जो होती है ना, ये अगर बिल्कुल ऐसे सीधी चली जाए ना, ऐसे, वो चीज आप लोगों की परफेक्ट इलास्टिक होती है, यानी कि उस पर तो आप लोग बिल्कुल भी जो है ना वो प्राइस आप लोग बढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो है ना आप लोगों ने ये माइंड में ये बात हमेशा रखनी होती है। ठीक है, स्लोप और इलास्टिसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब आप लोगों की स्लोप हाई होती है तो आप लोगों की जो इलास्टिसिटी है वो लो होती है। ठीक है, अच्छा, जब आप लोगों की स्लोप जो है ना वो इन्फिनिटी होती है तो तब आप लोगों की इलास्टिसिटी जीरो होती है। स्लोप यानी कि बहुत ज्यादा, इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, जिसकी कोई हद ही नहीं होती। अगर आप लोगों की स्लोप की इन्फिनिटी है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की स्लोप इन्फिनिटी कैसे होती है, ये चीज ये होती है आप लोगों की इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या है, वो क्या कह रहे हैं, जब आप लोगों की स्लोप में इन्फिनिटी होती है तो उस वक्त क्या होता है, आप लोगों की इलास्टिसिटी जीरो होती है। चीज आप लोगों की परफेक्ट इन इलास्टिक होती है, यानी कि ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लोप है ना, इसकी कोई हद ही नहीं कितनी स्लोप है। यहाँ पे आप लोगों की चीज इस पॉइंट पे बिक रही थी। ठीक है, यहाँ पे नीचे ट्रेस करें, ये इसी पे आई ना। ठीक है, अगर आप लोग इतनी ज्यादा आप लोग इंक्रीज कर देते हैं प्राइस, इतनी ज्यादा, यहाँ पे आप लोग देखें यहां पे आके टच करेगी, इसका मतलब क्या है, डिमांड तो उतनी की उतनी है, डिमांड तो चेंज नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट इन इलास्टिक चीज है, यानी कि आप लोग जितनी मर्जी प्राइस आप लोग बढ़ा दें उसकी डिमांड में फर्क आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप लोगों की स्लोप जो है ना वो जीरो होती है, यानी कि स्लोप बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे क्या होता है, आप लोगों की जो इलास्टिसिटी है ना वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि चीज परफेक्टली इलास्टिक होती है। यानी कि आप लोग ये देखें ना, आप लोगों की स्लोप है ही नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना प्राइस, आप लोग पहले इस प्राइस पे अगर आप लोग चीज बेच रहे थे, ठीक है, यहाँ पे वो बिक रही थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल के, ठीक है, आप यहाँ पे अंदाजा लगा ही नहीं सकते। लगा सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोग प्राइस इंक्रीज करें ना, यहाँ पे इधर आप लोग प्राइस लेके जाएं, कैसे, यहाँ पे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस कहाँ पे जाके जो है वो मेरी चीज जो है उसमें कितनी ज्यादा चेंज आएगी, आप लोग इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो ऐसी चीजों के ऊपर आप लोग फिर प्राइस को आप लोग इंक्रीज नहीं करते, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है वो वाली। ठीक है, यानी कि ऐसी वो चीजें होती है कि जिनके बगैर जो है ना दूसरे इंसान आराम से रहना जो है ना वो पसंद कर लेते हैं। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं कि यूनिट इलास्टिसिटी क्या होती है। यूनिट इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर आप लोग 1% चेंज करते हैं ना अपनी प्राइस में, तो उसकी वजह से आप लोगों की जो क्वांटिटी है उसमें भी 1% ही चेंज आता है, तो वो आप लोगों की जो इलास्टिसिटी होती है ना वो 1 आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों की वो यूनिट इलास्टिसिटी होती है। जो यूनिट इलास्टिसिटी होती है वो हमेशा उसका जो कर्व बनता है, जो उसका जो हम लोग उसको प्लॉट करते हैं, तो वो हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। मैं आप लोगों को ये आप लोग इसको वैसे चले ठीक है मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की डिमांड पहले ये थी, ठीक है, और ये आप लोगों की पहले प्राइस थी। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, नई प्राइस ये है, हम लोग कह रहे हैं कि प्राइस की चेंज करने से डिमांड भी उतनी ही होती है चेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें ना, पहले आप लोगों की कर्व जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं एक दफा, ये हो गई कर्व ड्रॉ। अच्छा, पहले आप लोगों की ये प्राइस थी ना, ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों की क्वांटिटी इतनी थी, ठीक है, फिर लेकिन जब आप लोगों की इतनी प्राइस होती है ना ये, तो ये आप लोगों की यहाँ पे आ जाएगी। आप लोग बेशक आप लोग इसकी बात करें, इस एरिया को देखें, ये भी रेक्टेंगुलर है, और ये इसको देखें, ये भी रेक्टेंगल है, तो ये होता है आप लोगों का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो डिमांड कर्व होती है उसकी जो है ना वो यूनिट इलास्टिसिटी नहीं हो सकती। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। ये जो ग्राफ्स है ना, ये सेम वही बात बता रही है जो मैंने ऊपर आप लोगों को खुद ग्राफ ड्रॉ करके बताया है। ठीक है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे स्लोप क्या है, बिल्कुल कम है, तो ये चीज जो है ना वो इलास्टिक है, क्योंकि प्राइस थोड़ी सी बढ़ाई, डिमांड ज्यादा गिर गई है, ये देखें। ठीक है, उसके बाद इन इलास्टिक क्या होती है, जब स्लोप आपकी बहुत ज्यादा होती है, स्लोप जब ज्यादा है, हाई है, बहुत ज्यादा स्लोप ऊंची है ना, देखें ऊंचाई इसकी ज्यादा है, तो उसमें क्या होती है कि प्राइस आप लोगों ने इतनी ज्यादा इंक्रीज कर दी, लेकिन क्वांटिटी फिर भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, जो है ना वो डिक्रीज हुई है, सॉरी। अच्छा, आगे आप लोग चलते हैं, टोटल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी आप लोग कैसे देख सकते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी का आप लोग को कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा टोटल रेवेन्यू जो है ना वो फॉल करेगा या कम होगा या ज्यादा होगा। टोटल रेवेन्यू का फार्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों की कंपनी जितनी भी चीजें बनाती है तो आप लोगों का टोटल रेवेन्यू कितना निकलता है, तो जितनी आप लोगों की हर चीज की प्राइस होती है उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितनी आप लोगों ने चीजें बनाई होती है, तो आप लोगों का टोटल रेवेन्यू आ जाता है। इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो उसकी डिमांड जो है ना, इलास्टिक की बात करें ना, हाँ इलास्टिक होती है कि जब आप लोग प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो आप लोगों की डिमांड जो है ना वो प्राइस से भी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। यही हम लोगों ने 1% अगर आप लोग प्राइस बढ़ाई है तो 2% डिक्रीज हो जाएगा डिमांड में, तो उस वक्त क्या होगा, आप लोगों की जो प्राइस इंक्रीज आप अगर आप लोग करेंगे ना तो आप लोगों की कंपनी का टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा।
अगर आप लोग इलास्टिक डिमांड में ऐसे प्रोडक्ट्स पे अगर आप लोग ऐसे प्रोडक्ट की अगर आप लोग प्राइस इंक्रीज करते हैं जिसकी डिमांड इलास्टिक है, तो उससे रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो जाएगा, आप लोगों की कंपनी खसारे में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग डिमांड ही बहुत ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वो आप लोगों की चीज लेंगे ही नहीं। इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट की कीमत जब आप लोग बढ़ाते हैं लेकिन उसका डिमांड के डिक्रीज होने में बिल्कुल थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, थोड़ी सी डिमांड डिक्रीज होती है, तो वो आप लोगों की इन इलास्टिक होती है। ऐसी चीजों के ऊपर जब आप लोग प्राइस इंक्रीज करते हैं ना, महंगा करते हैं, तो उस वजह से आप लोगों की कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इन इलास्टिक डिमांड में ऐसा होता है। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आता है और ये आप लोगों के माइंड में ये बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ से ना प्रूफ करके बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने किसी चीज की आप लोगों की पहले हम लोग इलास्टिक की बात करते हैं। इलास्टिक डिमांड अगर है किसी चीज की, तो आप लोगों की पहले जो है ना आप लोग प्राइस जो है ना वो 1 थी, ठीक है, उसकी जो है ना क्वांटिटी जो वो डिमांड कर रहे थे ना वो थी 3 फॉर एग्जाम्पल की, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ना प्राइस इसकी बढ़ा देते हैं 2 पे, तो उनकी जो क्वांटिटी है ना वो डिक्रीज करके वो 1 पे लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें, ये 3 1 टाइम कितना बन रहा था टोटल रेवेन्यू 3, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखें प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी जरा करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब क्या है, आप लोगों का रेवेन्यू फॉल कर गया ना, 3 से 2 पे आ गया, तो आप लोग की कंपनी खसारे में जाएगी। इसी तरह अगर आप लोग इन इलास्टिक की अगर हम लोग बात करते हैं, इन इलास्टिक में क्या है, अगर आप लोगों की किसी चीज की प्राइस पहले थी 2, ठीक है, 2 थी, ठीक है, उसकी डिमांड जो है ना वो थी 6, टोटल रेवेन्यू आप लोगों का कितना बन रहा था 12 बन रहा है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12। लेकिन अगर आपकी उस चीज की अगर आप लोग कीमत बढ़ा देते हैं, उसको आप लोग कर देते हैं 4, ठीक है, 4 कर देते हैं, तो लेकिन उसकी जो डिमांड है वो कम तो हुई है लेकिन थोड़ी सी कम हुई है, सिर्फ 5 पे गई है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आप लोग का टोटल रेवेन्यू कितना बन जाएगा 20। यहाँ पे आके आप लोगों का रेवेन्यू कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, 12 से 20 के ऊपर चले गए। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, जब आप लोग इलास्टिक चीजों के ऊपर अगर आप लोग प्राइस बढ़ाएंगे तो आप लोगों का रेवेन्यू कम हो जाएगा। अगर इन इलास्टिक चीजों के ऊपर अगर आप लोग प्राइस जो है वो बढ़ाते हैं तो आप लोगों का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, आप लोगों को फिर कंपनी को फायदा होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे इन इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड कर्व दोबारा उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, तो हम लोग मेरे ख्याल में इसको रिपीट नहीं करते क्योंकि लेक्चर जो है वो लंबा हो जाता है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो है ना वो ऊपर मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। हाँ, ये है कि आप लोगों को कैलकुलेट करना जो है ना वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों की कंपनी में आप लोग एक चीज पहले जो है ना वो 6 रुपए की बेच रहे थे और आप लोगों की 100 प्रोडक्ट्स जो क्वांटिटी यानी कि डिमांड कर रहे थे ना लोग 100 प्रोडक्ट्स आप लोगों की खरीद रहे थे, आपने जो है ना वो चीज बढ़ा के 10 पे कर दी, प्राइस बढ़ा के 10 पे कर दी, उससे आप लोगों की क्वांटिटी डिक्रीज तो हुई है, 90 पे गई है सिर्फ, यानी कि क्वांटिटी थोड़ी सी डिक्रीज होगी। ये क्या है, हमारी इन इलास्टिक डिमांड कर्व में ऐसा हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने इसको सॉल्व करें तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, आप लोगों ने फार्मूला हमेशा याद रखना होता है कि जो फाइनल चीज होती है ना उसमें से आप लोग इनिशियल चीज को माइनस करते हैं और फिर इनिशियल पे डिवाइड कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना, इधर करें आप लोग तो इक्वल साइड डालेंगे, पहले ये हम लोग देखते हैं, फाइनल हमारा ये था ना 90, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखा 90 माइनस पहले वाली प्राइस कितनी, पहले वाली क्वांटिटी कितनी थी 100। हम लोग चेंज इन क्वांटिटी की बात करें ना, क्वांटिटी को पहले हम लोग देखेंगे, फाइनल इसमें से 90 था, यानी कि जो फाइनल यानी कि बाद में जो क्वांटिटी बनी है, तो 90 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इस तरह से प्राइस के हिसाब से प्राइस वाली हम लोग जो बात देखते हैं वो हम लोग कैसे करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, आप लोग 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस 0.15। इलास्टिसिटी जो है ना इस फर्म की इस फर्म की जो इलास्टिसिटी है वो कितनी है, 0.15 है। अच्छा, यहां से आप लोगों ने माइनस साइन को आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। ठीक है, आप लोग जहां पे देखें 0.15 1 से छोटा होता है ना, 1 से जो चीज छोटी होती है तो इसका मतलब क्या है, वो चीज इन इलास्टिक है। तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों की डिमांड कर्व क्या है, इन इलास्टिक है। आगे ये इलास्टिक की एग्जांपल दी हुई आप लोग खुद कर लीजिएगा क्योंकि ये सेम वही प्रोसीजर है। आप लोगों ने अगर इलास्टिसिटी फाइंड करनी हो किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो आप लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखें। आप लोगों की जो है ना पहले ये प्राइस थी 6 पे प्राइस थी, आप लोगों की 16 थी डिमांड, 8 पे प्राइस गई, आप लोगों की जो है ना डिमांड 8 पे आ गई है। ठीक है, तो इससे फिर क्या होगा, अगर आप लोग ये देखना चाह रहे हैं कि के से लेके एल के दरमियान कितना जो है वो इलास्टिसिटी कितनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज निकालेंगे। पहले आप लोग क्वांटिटी का डिवाइड कर देंगे, आप लोग उसको परसेंटेज चेंज प्राइस का। ठीक है, ये सारा आप लोगों का परसेंटेज चेंज इन QD है ये वाला। ठीक है, अगर ये डिवाइडेड बाय ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हम लोगों ने क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज हम लोगों ने कैसे निकालना है, आप लोग कैसे निकालते होते हैं इसका हमेशा, कि जो चीज टोटल होती है ना, ठीक है,
यानी कि जो पहले वाली जो चीज होती है यानी कि 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय आप लोगों ने 8 किया, इधर से आप लोग प्राइस का भी आप लोग ऐसे ही करेंगे 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8, ये आप लोगों के पास आंसर आया -4। -4 माइनस साइन आप लोगों ने हटा की चीज देखनी होती है, माइनस अब जो 4 है वो 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है ये इलास्टिक है। आगे हम लोग आ जाते हैं आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि दो जो पॉइंट्स हैं डिमांड कर्व के ऊपर उनके दरमियान एवरेज इलास्टिसिटी कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के की इलास्टिसिटी थी 2 और एल की इलास्टिसिटी आप लोगों ने निकाली अगर फॉर एग्जांपल के 4, तो हम लोग उसका एवरेज जो लेंगे ना यानी कि 2 + 4 डिवाइडेड बाय उसको हम लोग 2 कर देंगे, तो वो आप लोगों की एवरेज इलास्टिसिटी उसमें आ जाती है। फार्मूला इसका यही होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई एवरेज प्राइस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एवरेज क्वांटिटी। आप लोगों को ये फार्मूलाज याद रखने हैं, ये बस आप लोगों को फार्मूलाज याद हो ना, आप लोगों के वहां पे जो पेपर में दी हुई होती है इनकी वैल्यूज वो सिंपली पुट करके आप लोगों ने जो है वो सॉल्व कर देना होता है। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है? पॉइंट इलास्टिसिटी होती है जब आप लोग प्राइस में बहुत थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, बहुत थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों की जो पॉइंट्स में इलास्टिसिटी होती है वो इतनी करीब करीब होती है कि वो एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाती हैं। तो उसको जो आप लोग कैलकुलेट करते हैं आप लोग उसको पॉइंट इलास्टिसिटी कहते हैं। उसका भी फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज क्वांटिटी। इसमें आप लोग सिंपली जो है ना वो वैल्यूज को आप लोग पुट करके तो आप लोग आसानी से यहाँ से आप लोग इसका आंसर वो निकाल लेते हैं। आप लोग जैसे इसके फार्मूलाज और डेफिनेशन याद करते जाना है। अच्छा, पॉइंट इलास्टिसिटी के लिए क्वाड्रेटिक डिमांड फंक्शन है एक, यानी कि ये पूरी जो है ना ये वाला क्वाड्रेटिक डिमांड फंक्शन होता है QD = 60 - 15 P + P2, ठीक है। ये आप लोगों के पेपर में दिया हुआ था, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। डिफरेंट वैल्यूज होती हैं आप लोगों की प्राइस की 0 से लेकर 10 तक, जैसे जैसे आप लोगों की प्राइस वो आप लोग डिफरेंट वैल्यूज आप लोग इसमें डाल के तो आप लोग चेंज करते जा रहे होते हैं कि हाँ डिमांड में कैसे कैसे, यानी कि पहले आपने ये देखी, यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं ना कि प्राइस पहले ये 0 थी तो आप लोगों ने देखा कि डिमांड जो है वो 60 थी, प्राइस मैंने आप लोगों ने 1 पे बढ़ाई, ठीक है, तो उसका मतलब डिमांड जो है वो कम होकर 46 पे चली गई, प्राइस अब 2 पे ले आई, आप लोगों की डिमांड कम होकर 34 पे चली गई। ये जो है ना ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होता है कि कहाँ गई है, हाँ ये इस पे आ जाए। अच्छा, अगर आप लोगों को कहा जाता है ना कि पॉइंट इलास्टिसिटी आप लोग फाइंड करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे, अच्छा मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। देखें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक ये वाली पढ़ी थी, नहीं QD फाइंड करना होता है, तो 60 तो हमारे पास 60 जो है ना वो कॉमन ही रहता है, ठीक है, 60 रहता है, ठीक है। आपने प्राइस अगर पहले 0 थी तो यहाँ पे आप लोग प्राइस जो है ना P की जगह पे आप लोग इसको जो है ना पुट कर लेंगे, ठीक है, तो 15 × P कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी 0 का फिर आगे आप लोगों ने यहाँ पे स्केयर लेना है, P स्केयर वो कितना आ जाएगा 0। आगे हम लोग 1 पे चलते हैं, फिर यही कैलकुलेशन हम लोग 2 की तरह करेंगे, 3 पे भी करेंगे, यानी कि 60 वही रहेगा सेम, -15P यानी कि -15 मल्टीप्लाई बाय आप लोग P की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 3, यानी कि -15 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा -45। उसके बाद P स्केयर यानी कि 3 का आप लोग स्केयर लेंगे, यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। आप लोगों की जो फाइनल जो ये होती है ना डिमांड, ये जो क्वाड्रेटिक होती है इसमें आप लोग फिर वैल्यूज पुट कर लेंगे, यानी कि 60 माइनस आगे ये -15P की वैल्यू कितनी थी -45, यानी कि 60 - 45 आगे प्लस P स्केयर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 9, ठीक है, प्लस आप लोग कर लेंगे 9 तो आप लोगों के पास ये 24 आंसर आ जाएगा। ये सारे स्टेप्स जो है ना इसी तरह सॉल्व हुए हैं, ठीक है। ये आप लोगों के टेबल कभी आ भी जाते हैं, बहुत ज्यादा इजी होते हैं वहां पे टेबल तो सॉल्व करना। ये आप लोगों को ये देखिए P की वैल्यू होगी, ये आप लोगों को खुद बताया होता है, ये 15P ऊपर लिखा हुआ होगा, P स्केयर भी लिखा हुआ होगा। आप लोगों ने क्या करना है, ये सिंपली स्केयर लेना है, यहाँ पे आप लोग ये जो P की वैल्यूज होंगी उसको आप लोग 15 के साथ मल्टीप्लाई करते जाइएगा और इधर आप लोग सॉल्व करके इसमें लिखते जाइएगा, ठीक है। आगे आप लोग देखें, हाँ यहाँ पे जो है ना एक यहाँ पे एक थ्योरम लगाते हैं वो, ठीक है, एक वो कौन सा थ्योरम लगाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। इकोनॉमिक्स में जो है ना ये सिर्फ एक ही जो है ना इस तरीके से वो यूज होता है आप लोगों का ना, कैसे होता है मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोगों की पहले जो नंबर वाली यानी कि एक ये इक्वेशन है ना फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये वाली जो आप लोगों की इक्वेशन होती है इसको ये सॉल्व करने का इकोनॉमिक्स में ये एक वो बताते हैं आप लोगों को कि जो नंबर होता है ना सबसे पहले यानी कि जो डिजिट्स होते हैं उसको कंप्लीटली पहले एक्सक्लूड करना होता है, इसको आप निकाल देंगे। आगे क्या आ रहा है 15 माइनस, ठीक है, यानी कि जो होते हैं ना जो वेरिएबल्स यानी कि जो अल्फाबेट्स जिन चीजों के साथ लगे होते हैं ना वो आप लोगों ने उनको देखना होता है, जिसके साथ सिर्फ सिंगल एक अल्फाबेट लगा होता है उसको भी आप लोग निकाल देते हैं, ये सिर्फ बच जाएगा -15, ठीक है। आगे प्लस अगला जो ऐसे जो होते हैं ना आप लोगों के, यानी कि आप लोगों ने करना क्या होता है कि जो पावर होती है ना आप लोगों की पावर उसमें से आप लोगों ने 1 माइनस करना होता है, ठीक है, और जो पावर होती है ना उसको आपने अल्फाबेट के शुरू में लेके आना होता है, ठीक है। यानी कि ये P था ना, यहाँ पे इसकी पावर क्या थी 1 नजर ही होनी है ना, तो अल्फाबेट्स को ये इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। P⁻1 - 1 अगर आप लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा P⁻0
और किसी चीज की जब पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है 1, यानी कि 15 को आप लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली -15 आ जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग आ जाते हैं पी स्क्वायर, यानी कि जो पावर वाली जो चीज होती है उसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करना होता है कि जो पावर होती है ना उसमें से आप लोगों ने करना होता है 1 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो p की कितनी पावर बचेगी 1 यहाँ पे, यानी p की पावर यहाँ पे 1 है, 1 को हम लोग लिखते नहीं है ना। और दूसरा काम आपने ये करना होता है कि जो पावर थी ना पहले, यानी कि माइनस करने से पहले जो असल में जो पावर होती है उसको आप लोग उस अल्फाबेट के शुरू में ले आते हैं, इधर ले आएंगे आप लोग। ठीक है, ये आप लोगों का है एक यहाँ पे जो है ना वो एक मतलब मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले पढ़ी होती है उनको तो मसला नहीं होता, ये जो दूसरे होते हैं ना इन बेचारों को थोड़ा रट्टा लगाना पड़ता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ना ये रट्टा ही लगाना, ये एक दो दफा ये इकोनॉमिक्स में ना बस यही एक रूल आप लोगों ने आगे भी 2-3 दफा यहाँ पे ऐसी कोई इक्वेशन आती है आप लोगों ने यही सॉल्व करना होता है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये आप लोगों ने इसको जो है ना इस क्वाड्रेटिक जो ये होती है ना इसको आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर आप लोग अब ये देखते हैं कि सपोज आप लोगों ने प्राइस लिया 3, तो आप लोग उसको कैसे करेंगे, इसी में आप लोग 3 की p की जगह पे आप लोग 3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आप लोगों का चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस कितना आ जाएगा -9। ठीक है, आगे आप लोग देखें QD यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक था ना इसमें भी आप लोगों ने ये p की जगह पे आप लोगों ने 3 यानी कि p की वैल्यू कितनी है 3, ये आप लोगों ने पुट की, यानी कि QD आप लोगों के पास क्वांटिटी इन डिमांड क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 24। फार्मूला ऑफ इलास्टिसिटी आप लोगों को पता है क्या होता है, आप लोगों के पास फार्मूला ऑफ इलास्टिसिटी चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, आगे आप लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय एवरेज क्वांटिटी या सिंपल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो इसकी तो हम लोगों ने जब सॉल्व किए थे तो इसकी जो है ना वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ पे ये वाली, इसकी वैल्यू आई थी -9, इसकी जगह पे आप लोगों ने लिखना है -9। आगे आप लोगों ने ये p डिवाइडेड बाय q की जगह पे आपने क्या लिखना है, p की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 और q की वैल्यू आप लोगों ने कितनी निकाली थी 24, तो 3 माइनस बाय 24 तो आप लोगों के पास ये चीज आ जाती है। इससे पता चलता है कि ये आप लोगों की जो पॉइंट इलास्टिसिटी है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है ना, माइनस साइन को आप लोगों ने इग्नोर करना होता है, 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, ये आप लोगों का पॉइंट इलास्टिक है। अगर ये 0.125 होता है तो वो आप लोगों का पॉइंट इन इलास्टिक होता है। ठीक है, और पॉइंट इलास्टिक का ये होता है कि हमेशा वैल्यू आप लोगों की डेसिमल में आ रही होती है। ये जो डेरिवेशन है ना ये आप लोगों ने इसको 3-4 बार इसको आप लोगों ने रजिस्टर पे प्रैक्टिस करना है, और ये जो फार्मूलाज हैं इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसका रट्टा मारना है। बाकी आप लोग इसको 1-2 दफा रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें जो डेफिनेशंस है वो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोगों ने 6 लेसन कर लिए, 45 तक हम इन लोगों को कंप्लीट करेंगे इन सबको। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।